अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, बात करेंगे फेक न्यूज और किरदार कुशी के खिलाफ नए बनने वाले कानून के हवाले से। आखिर ये कानून है क्या, और सहाफती तंजीमों की बात की जाए या ऑपोजिशन की बात की जाए, वो इस कानून के ऊपर क्यों एहतजाज कर रही है और उसके साथ साथ जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्या कप्तान तैयार हैं, और बात करेंगे इमरान खान जो इस वक्त बड़ा सियासी मैच खेलने जा रहे हैं, उस पर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि फ्रंट फुट पे खेलेंगे। उस हवाले से बात करेंगे। और जहांगीर तरीन इस वक्त जो मरकज़े निगाह बने हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब के पलड़े में आखिर वजन डालने जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात के हवाले से, और बहुत सारी ऐसी मुलाकात जो पसे पर्दा हो रही हैं, उनके बारे में भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं FATF का अहम इजलास पेरिस में शुरू हो चुका है। क्या पाकिस्तान इस मरतबा ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? क्योंकि हमेशा से जब भी FATF का इजलास होता है तो एक ही क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, हर आम पाकिस्तानी के माइंड में यही सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं। उस पर बात करेंगे। लेकिन भारत की जानिब से जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, और उसको एक्सपोज करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बात करेंगे वजीर आजम के जो आगे आने वाले रूस का दौरा है उस हवाले से कि वो कितनी अहमियत रखता है। जिस तरह से चीन के दौरे ने हमारी इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट डाला है, तो क्या रूस का दौरा हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालेगा या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। सिद्दीक, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो नया कानून आ रहा है फेक न्यूज के हवाले से, किरदार कुशी के हवाले से, हम बहुत सारे दिनों से इसके ऊपर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हमेशा क्यों हम ये फेक न्यूज या किरदार कुशी देखते हैं, खासकर सोशल मीडिया। तो इस हवाले से एक नया कानून आ रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप चीज़ा पॉइंट्स उसके नाज़रीन के साथ शेयर कर दें, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें पर्सन की तारीफ को तब्दील कर दिया गया है। पहले पर्सन में एक शख्स आता था, नेचुरल पर्सन में लिखा हुआ था इस कानून में, अब नेचुरल निकाल दिया गया है और पर्सन की तारीफ तब्दील कर दी गई है। अब पर्सन की तारीफ में इदारे भी आ गए हैं, इदारों की शख्सियात भी आ गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई हैं, जमातें भी आ गई हैं, ये सब पर्सन में आ गए हैं। दूसरा, इस कानून का जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इस कानून में जो तब्दीली हुई है वो ये हुई है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई फौज पर हमले कर रहा होता था, अगर कोई अदलिया पर हमले कर रहा होता था, अगर प्राइम मिनिस्टर पर हमले कर रहा होता था, उनकी अहलिया पर हमले कर रहा होता था, तो इस्लामाबाद कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई थी और इसकी तशरीह की गई थी पीका के सेक्शन 20 की कि नेचुरल पर्सन टू नेचुरल पर्सन ही कंप्लेंट हो सकती है। यानी अगर आर्मी चीफ के खिलाफ को बात कर रहा है तो आर्मी चीफ ही उस यूट्यूबर, उस ट्विटर हैंडलर के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट करेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब यह है कि अगर कोई फौज पर हमले कर रहा है, अदलिया पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, तो कोई भी पाकिस्तानी शहरी उसके खिलाफ शिकायत कुनिंदा बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि आपकी कोई भी कुछ भी करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं होता, और अगर आप जाके हद तक इज्जत का दावा करें तो वो 10-10, 15-15, 20-20 साल चलते रहते हैं और आज तक हमें नहीं पता कि हमने कभी नहीं देखा कि इस मंत्री के इंजाम को पहुंचो। अब ऐसा नहीं है, अब 6 माह के अंदर अंदर फैसला करना होगा, और अगर फैसला जज नहीं करेगा तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर इसमें सजा को बढ़ा दिया गया है, 3 से 5 साल कर दिया गया है, कॉग्निजेबल कर दिया गया। अब इसको पहले नॉन कॉग्निजेबल था। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में फर्क ये है कि पहले क्या था कि अगर एफआई ने किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट के पास जाते थे, अदालत के पास जाते थे, अदालत की इजाजत लेते थे, फिर वो गिरफ्तार कर सकते थे। अब यह है कि वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, बगैर वारंट के तहकीकात के बगैर FIR के तहकीकात का आगाज कर सकते हैं, बगैर अदालत की इजाजत के गिरफ्तार कर सकते हैं, और अब इसको नॉन अवेलेबल कर दिया गया है, नाकाबिले जमानत। ये वो कानून है जिसकी बहुत पहले जरूरत थी, अब ये हुकूमत लेके आई है। लेकिन अब हुकूमत का असल आप समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी होगा? ये हर उस FIR के बगैर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मारिया, अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत, ऐसे तो हर कोई किसी पे भी जाके दावा बोल सकता है। देखिए मारिया, देखिए अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत एक कानून लेके आ रही है कि जो भी डकैती करेगा, स्टेट क्राइम में मुलविस होगा, उसको होना भी मैं अर्ज कर रहा हूं, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि अदील वड़ाइच साहब और आपके चेहरे पे कोई
जो है वो मायूसी, अफसुर्दगी, परेशानी नहीं आएगी आप दोनों के चेहरों पे, क्योंकि आप स्ट्रीट क्राइम नहीं करते तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मसला यह है कि इस कानून से अगर कोई सहाफी है, अगर कोई जायज तनकीद करता है, अगर उस हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करता है, अगर स्कैंडल ब्रेक करता है, उसको कोई मसला नहीं है। इस कानून से हुआ क्या, हुकूमत ने ऐलान किया कि अब अगर कोई किसी की तज़हीक करेगा, किसी को स्कैंडलाइज करेगा, इदारों पर हमले करेगा, पाकिस्तान के दुश्मनों के कहने पर चलेगा, पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐलान खत्म नहीं हुआ था कि हमारे 35-40 दोस्त जो है वो सीना पीटते हुए सामने आ गए, ओ हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भाई आपके खिलाफ नहीं हो रही, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ हो रही है। अगर आप पाकिस्तान के अपने आप को पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं, फिर बिल्कुल आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुझे एक बात बताएं, जब ये पीका में अभी जो एक तरमीम आई है ना, जब ये 2016 में पीका नून लीग लेके आई थी और उस कमेटी थी कौमी असेंबली की, उसके को हेड कर रहे थे कैप्टन सफदर साहब जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मुझे बताएं उस वक्त कितना रोना धोना आपने सुना था? उस वक्त हमारे टीवी चैनल से प्रोग्राम किए थे, उस वक्त हमारे एंकर्स ने रोला डाला था, उस वक्त हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस तरह बोले थे? नहीं, उस वक्त बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि नून लीग ला रही थी कानून, और नून लीग पे तो ईमान था हमारा कि नून लीग जो है वो जो कर रही है इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कर रही है। अब जो चेंजिंग्स हुई हैं ये बिल्कुल ठीक हुई है। मेरा ख्याल है कि अब असल इम्तिहान है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का और फवाद चौधरी साहब का, क्योंकि सब इस कानून के खिलाफ, अपोजिशन हो, साथी तंजीमें हो, वकला तंजीमें हो, सब मुतहद हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क न्यूक्लियर पावर है, 22-23 करोड़ का मुल्क है, ऐसे नहीं चल सकता। और अब अगर कोई जहाज समझ के कर रहा था तो करे ना, जहाज जेल जाएगा सीधा। देखें, तनकीद कर सकते हैं आप, खबर दे सकते हैं, लेकिन अब जो इदारों पे हमले करेगा वो सीधा जेल जाएगा। ठीक है, जिससे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें अभी सिद्दीक ने पॉइंट आउट भी किए हैं, सजा बढ़ा दी गई है और बगैर वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है, FIR के बगैर भी हो सकती है। तो दिल आप समझते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो सहाफी तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही है या जो अपोजिशन है वो एहतजाज कर रही है, तो उनका एहतजाज वैलिड है या नहीं? देखिए, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही। अपोजिशन एक जानिब कॉन्फिडेंट है कि इमरान खान की हुकूमत बस अगले चंद दिन की मेहमान है, वो लेकर आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद, और इमरान खान साहब को वो घर भेजने जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो परेशानी किस बात की है, आकर फिर उड़ा दें इस ऑर्डिनेंस को। तो इसका मतलब है कि चीजें जो हैं जिस तरह ये बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इनका एहतजाज है, एक बात ये दुरुस्त है जो कि नून लीग की जानिब से भी की जा रही है कि ये ऑर्डिनेंस इन्हीं के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। ये बात दुरुस्त है कि ये ऑर्डिनेंस जिस तरह के सोशल मीडिया पर सियासी जमातों के मीडिया सेल काम करते हैं और एक दूसरे की किरदारकशी करते हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स चलते हैं, इसमें फिर कोई भी सियासी जमात नहीं बचेगी उसका, यानी मीडिया सेल इस तरह का काम करेगा तो उसकी पकड़ होगी। मैं आपको यह बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी इस हवाले से परेशान हैं। जो जब ये ऑर्डिनेंस आया है वो समझते हैं कि इस ऑर्डिनेंस से उनके बात करने की जो आजादी है वो सल्ब होगी, और अपोजिशन और जो सहाफती तंजीमें हैं वो इसको इस तनाजुर में ले रहे हैं। क्योंकि देखें, इसमें टेलीविजन चैनल के हवाले से भी एक बड़ी चीज हुई है कि जो पहला 2016 का एक्ट था उसमें सेक्शन 20 में एक प्रोवाइजो डाला गया था। उसमें यह कहा गया था कि जो पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टेलीविजन चैनल्स हैं उन पर इसका इतलात नहीं होता, वो पैमरा का कानून चूंकि डील करेगा। तो इसमें वो शर्त खत्म कर दी गई है, यानी अब किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से जब कोई फेक न्यूज या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही होगी तो वो पकड़ में आएगा। अब मसला क्या है, जिस तरह सिद्दीक साहब ने भी बात की, जब आपने किसी की किरदारकुशी नहीं करनी, जब आपने किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करनी, जब आपने फेक न्यूज नहीं देनी, तो फिर आपको परेशानी क्या है? आपके दिल में ये क्या कोई चोर है? हाँ, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसको मिस यूज किया जाएगा। ये कौन डिफाइन करेगा कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो क्या है? यही आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि वो कौन डिफाइन करेगा? इसमें मामला अदालत में जाएगा। इसमें क्या खुद हुकूमत क्या खुद फैसला सुना देगी? इसमें तो मामला, बल्कि इसमें तो खुद हुकूमत ने कहा है कि इसको जल्द अज जल्द निपटाना है, इसको तो लंबा चलाना ही नहीं है, और इसमें 6 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाना है। तो इसमें मसला क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां ये कवानीन को मिस यूज करने के हवाले से ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखें, आज जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के जो रिमार्क्स थे, और इसके अलावा अदालतें बैठी हैं, आजाद अदालतें बैठी हुई हैं,
ہماری عدالتوں پر اب کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا, ہماری عدالتیں جو آزاد فیصلے کرتی ہیں, حکومت نے اگر یہ معاملہ تو ویسے بھی مجھے عدالتوں میں جاتا نظر آ رہا ہے یہ قانون والا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح ہی معاشرے کو چلنے دیا جائے, کیا اسی طرح کردار کشی ہوتی رہے؟ جس ملک میں وزیر اعظم ان کی اہلیہ بھی اس گھنونے پروپیگنڈے سے محفوظ نہ ہو, ایک عام شہری پھر سوال کرے گا. بہت سے ہمارے جو صحافی دوستوں کے اپنے کیسز لگے ہوئے ہیں, جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں اور ان کی کردار کشی جو کی گئی ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. قانون میں سکو موجود تھا, عدالتوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جناب جسٹس عمر بندیال صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان نے آتے ہی جو سب سے یہ توجہ طلب بات کی جانب اشارہ انہوں نے کیا, یہ توجہ دلائی لوگوں کی کہ کس طرح یہ جج صاحبان کے فیصلوں کو آپ کرٹیسائز کریں, لیکن آپ جج صاحبان کو سکینڈلائز کرنے لگ پڑتے ہیں, تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. اس کے لیے قانون تو الٹیمیٹلی آنا تھا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے صحافتی کمیونٹی کو انگیج کیا کہ جی ہم فیک نیوز کے خاتمے کے لیے قانون لے کر آ رہے ہیں. وہاں صاحب نے شور مچا دیا, وہ لفظ فیک نیوز آتے ہی لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تجاویز مانگی گئی, کسی نے تجاویز نہیں دی. اس کے بعد فیک نیوز چلتی رہی, اس کے بعد لوگوں کی کردار کشی ہوتی رہی, وزیر اعظم, کابینہ ارکان, ان کی فیملیوں کی کردار کشی ہوتی رہی. اس کے بعد پھر آرڈیننس تو آنا تھا. جب آرڈیننس آ گیا تو اب کہہ رہے ہیں جی ہماری تجاویز نہیں مانی گئی. ساتھ ایک اور آرڈیننس بھی آیا ہے. عدیل حکومت نے الیکشن شیڈول کے بعد وزیر اعظم اور وزراء کے انتخابی اجازت کے لیے آرڈیننس جاری کی ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از اٹ اے کریکٹ وے, یا اس آرڈیننس کا کیا کوئی فیوچر ہوگا؟ دیکھیں جو یہ آرڈیننس لایا گیا ہے, یہ آرڈیننس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ضابطہ اخلاق کے مقابلے میں لایا گیا ہے جو ایکٹ نہیں ہے, جو کوئی آرڈیننس یا کوئی قانون کی شکل نہیں ہے, وہ ایک ضابطہ اخلاق ہے. تو جب ضابطہ اخلاق اور قانون آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں پھر قانون پریویل کرتا ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو یا آرڈیننس کی صورت میں ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ قانونی چیز ہے آرڈیننس. اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آج بھی ایک نشست جو ہے وہ حکومت کی ہوئی ہے, اور کل بھی الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوگا. اس میں الیکشن کمیشن کے یقیناً ریزرویشنز ہوں گے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا سپرٹ تو یہ تھا کہ جب شیڈول جاری ہو جاتا ہے تو جو لوگ پاورفل ہیں, جو اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہیں, جو جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی جب وہ لوگ جا کر کیمپین کریں گے. لیکن اس حد تک بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ دوسری جانب وہ بھی آخر کوئی سیاسی جماعت ہے جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی بھی ایک طرح سے ایک حق تلفی یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی عام طور پہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعت کا سربراہ ہی جا کے پرائم منسٹر بنتا ہے, اس کے بعد جو سیاسی جماعت میں عام لوگ ہوتے ہیں وہ وزراء بن جاتے ہیں, تو پھر تو اب آگے الیکشنز ہی ہونے ہیں 2023 تک, پھر تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے سسٹم سے. یہ تو یعنی کیمپین چلانے کے معاملے میں ان کو اپنے کو تھرڈ ٹیئر کے لوگوں کو جا کر بھیجنا پڑے گا. اور دوسری جانب کون ہوگا؟ بلاول کیمپین چلا رہے ہوں گے, دوسری جانب کون ہوگا؟ مریم کیمپین چلا رہی ہوں گی, شہباز شریف صاحب کیمپین چلا رہے ہوں گے, مولانا کیمپین چلا رہے ہوں گے, اور الیکشن شیڈول کے بعد ہی اصل کیمپین ہوتی ہے. تو وہاں پہ ان کی جو یہ ان کے رائٹس ہیں وہ سلب یہ جو ضابطہ اخلاق ہے وہ کر رہا تھا. یہ معاملہ بھی مجھے آگے عدالتوں میں جاتا نظر ضرور آ رہا ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن کا یہ موقف ماضی میں رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے کنسنسس سے بنا ہوا ضابطہ اخلاق ہے, اور آرڈیننس میں ظاہر ہے اس طرح کنسنسس نہیں ہوتا, تو یہی وجہ ہے کہ آرڈیننس لایا جاتا ہے. ختم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اب بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں پولیٹیکل سچویشن پر, کیونکہ اس وقت ہر طرف سے بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے. تو حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستانی سیاست میں سب سے بڑی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. اس وقت اپوزیشن مختلف ملاقاتیں کر رہی ہے, اور ان ملاقاتوں میں اب جہانگیر ترین صاحب نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں, لیکن ان ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب متحرک ہو چکے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے بیٹھک بھی کی ہے, اور ترجمانوں کے ساتھ بھی اہم جو ہے وہ اس وقت اجلاس طلب کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اور اس حوالے سے وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مختلف جلسوں جلوسوں میں کہا ہے کہ ہم اس وقت تیار ہیں. سو عدیل آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت
اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور پی ٹی آئی کے کچھ بندے ہیں جو ہمارا اس تحریک میں ساتھ دیں گے، لیکن اس وقت حکومت بھی کانفیڈنٹ ہے اور حکومت یہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تحریک اعتماد نہیں آئے گی، اگر آئے بھی تو ناکام ہو جائے گی۔ سو آپ اس وقت جو اوور آل سچویشن ہے اس میں ایک جو مین امپورٹنٹ رول نظر آ رہا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا رول نظر آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وفاق میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ وہ حکومت گرا سکیں۔ پنجاب میں وہ اگر سرپرائز دینے کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو پنجاب میں وہ گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں وزیر اعظم عمران خان انہیں ٹکٹ کسی صورت نہیں دیں گے، تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیش کروایا جائے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی اب وہ فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کپتان نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کہ یا مکمل طور پر ڈس آن کرنا ہے یا آن کرنا ہے۔ پھر آگے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں کیا امپورٹنس ہے کہ وہ لوگوں کے جوڑ توڑ کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، اور ان کی امپورٹنس صرف اسی لیے تھی کہ لوگ اکٹھے کر کے لانے۔ کیا مسلم لیگ نون کو جہانگیر ترین کی ان خدمات کی ضرورت مستقبل میں ہوگی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو چلیں کسی حد تک ہو سکے، لیکن پنجاب میں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ان کا سروائیول اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ وہ وقت ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کروانے کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ناز نخرے دکھانے کا ٹائم ہے، وہ دکھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ جہاں تک معاملہ ہے عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کا، وہ بہت حیران کن ہے۔ وہ اس لیے حیران کن ہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے فیورٹ کام پہ لگا دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی تھی۔ آج سے 1.5-2 ہفتہ پہلے کیا ماحول تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی گر چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں، مجبوری سے کیے ہیں یا عالمی پرائسز تھی، لوگ یہ نہیں سنتے۔ لگ ایسے رہا تھا کہ جی اسی طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس طرح جو ڈالر کی صورتحال تھی، جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، تو اس میں ایک پازیٹو بلکہ بیک ٹو بیک 2-3 پازیٹیو خبریں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی۔ ایک جو منڈی بہاؤالدین کا جو انہوں نے جلسہ کیا، منڈی بہاؤالدین کا جو جلسہ تھا وہ حیران کن تھا، جس طرح لوگ وہاں پر آئے، جس طرح لوگ جو چارجڈ کراؤڈ تھا، کوئی یہ خرید کے لائے ہوئے بندے نہیں لگ رہے تھے، اور یوتھ کی بڑی تعداد تھی۔ یہ بڑا اپوزیشن کے لیے ایک دھچکا تھا کہ جس طرح عمران خان، اور یہ عمران خان صاحب کی وہ کامیابی تھی کہ انہوں نے پیغام دیا کہ ٹھیک ہے یہ تو میرا فیورٹ کام ہے، اور وہ وہاں پر جو نغمے سننے کو ملے وہ 2014 میں سننے کو ملتے تھے، وہ ڈی چوک میں سننے کو ملتے تھے، اس کے بعد 2018 میں جب یہ حکومت میں آئے اس کے بعد وہ سننے کو نہیں ملے۔ تو انہوں نے جو الفاظ بھی استعمال کیے عمران خان صاحب نے وہ وہیں سننے کو ملے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ ہم چلوا بھی دیتے ہیں وزیر اعظم جی وزیر اعظم عمران خان صاحب منڈی سے میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا سن لیجئے۔ کیا میں باہر بھاگ گیا تھا؟ میں نے وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں ثابت کیا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ شریف خاندان میرا آج پیغام ہے آپ کو، آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جی عدیل۔ اچھا ساتھ ہی دیکھیں، ایک جانب عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلتے نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب وہ سروے جو آج سے 4-5 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں گر چکی ہے، وہی سروے کل جو آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ووٹرز نے کہا ہے کہ 23% ووٹرز نے جو ہے وہ کہا ہے کہ نون لیگ 22% لوگوں نے اور 23% لوگوں نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے آئندہ انتخابات میں۔ یہاں صوبوں کے حوالے سے یہ سروے آیا، تو اس صوبوں کے حوالے سے سروے میں بھی جہاں پاکستان تحریک انصاف 2 صوبوں میں پہلے نمبر پہ ہے، اور جہاں وہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے وہ وہاں دوسرے نمبر پہ ہے، باقی جماعتیں کوئی تیسرے پہ ہے، کوئی چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ایسے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی میں بتاؤں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی شامت آئی، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب جس فرنٹ فٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اور اگر وہ کامیاب ان کا جو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے جیسے تیسے اگر وہ اس کو کامیاب کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا تو یہ
होम ग्राउंड है, और इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपोजिशन ही तो आती है उन्हें करनी। ऑपोजिशन को ना घबराने का पैगाम भी दिया वजीर आजम इमरान खान साहब ने, लेकिन तरीन साहब के जो तर्जुमान है सईद अकबर नवानी साहब, वो क्या फर्क, वो भी पहले सुन लीजिए। अभी जो तरीन ग्रुप सोच रहा है, सिद्दीक आप क्या समझते हैं, कौन से पलड़े में तरीन साहब अपना वजन डालने जा रहे हैं? देखिए, अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, और जो अदील वड़ाई साहब ने बात की थी वही असल बात है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं उनको इस बात का खदशा है कि 2023 के इलेक्शन में उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जाहिर है उन्होंने भी फैसला करना है कि अगर उनको टिकट तहरीक इंसाफ से मिलेगा तो फिर जाहिर है पंजाब में या पीटीआई का टिकट फायदा दे सकता है या मुस्लिम लीग नून का दे सकता है, लेकिन ये बहुत अभी कबल अज़ वक्त है ये फैसला करना। ये बहुत बड़ा जुआ होगा जो जहांगीर तरीन वैसे नहीं खेलेंगे। जहांगीर तरीन क्या चाह रहे हैं? जहांगीर तरीन भी ये चाह रहे हैं कि भाई फैसला हो कि तहरीक इंसाफ ने हमें ऑन करना है या डिसऑन करना है, हमें टिकट देने हैं नहीं देने। और ये भी हुकूमत की हिकमत अमली सामने आ रही है कि हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को एक एक करके मैनेज करना शुरू कर दिया है। वो ये समझते हैं कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग ही मैनेज हो जाते हैं तो फिर तो जहांगीर तरीन एलिमेंट हो जाएंगे। और देखिए, ये जो सईद अकबर खान नवानी है, इनका आपने सुना कि इन्होंने कहा जी हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सईद अकबर नवानी अपनी पार्टी के साथ है। वो पार्टी वैसे कौन सी डिफाइन हो रही है, तरीन ग्रुप या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और इसलिए सईद अकबर नवानी इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि सईद अकबर नवानी उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बखर में 6 की 6 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन वो क्लियरली कह चुके हैं हम तहरीक अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। देखें, ये तो अभी सईद अकबर नवानी ने कहा है ना, जहांगीर तरीन ने नहीं कहा। इससे एक चीज और वाज़ेह हो रही है कि अभी ग्रुप के लोगों में और जहांगीर तरीन साहब भी एक पेज पर नहीं है। क्योंकि देखें, सईद अकबर खान नवानी को अगर आप सियासी तौर पर देखें क्या बात करनी चाहिए थी, उनको वही बात करनी चाहिए थी जो जहांगीर तरीन ने की है, गोल मोल से बात की बात करनी चाहिए। लेकिन सईद अकबर नवानी ने क्यों कैटेगोरिकल बात की? क्योंकि उसकी रीजन यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से इनका ताल्लुक जरूर है सईद अकबर नवानी का, लेकिन ये अगले इलेक्शन में ये चाहेंगे कि इन्होंने टिकट लेना है किसी एक जमात का, चाहे वो तहरीक इंसाफ का लेना है चाहे वो मुस्लिम लीग नून का लेना है, क्योंकि इनके पीछे 6 सीटें हैं, एक सीट नहीं है। तो इसलिए अभी ये जो खबरें दी जा रही है ना कि मामला तय हो गए जहांगीर तरीन के और मुस्लिम लीग नून के, ऐसी चीज मुझे बिल्कुल कोई नजर नहीं आती। अभी जहांगीर तरीन इंतजार करेंगे और हुकूमत ने भी इसी हफ्ते में फैसला करना है कि उन्होंने जहांगीर तरीन को इंगेज करना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में 2 तरह की आरा है। एक ये है कि जी बात करें, जब आप इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं इनसे भी बात करें। एक ये है कि नहीं, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और इनसे कोई बातचीत ना की जाए। तो इसलिए ये 2 ग्रुपों में तकसीम है और इस हफ्ते फैसला होना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से बात करनी है या इनको डिसऑन करना है। ये हफ्ता जो है तरीन ग्रुप तो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ऑपोजिशन के क्लियर कट है, वो क्या सोच रहे हैं नाज़रीन ये सुनिए। सबसे ज्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। उसकी वजह कि जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाजा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे, तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। अपने जमाने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाते थे, तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। आजम इमरान खान साहब ऑपोजिशन को तो कह रहे हैं घबराना नहीं है, लेकिन महंगाई से आवाम जरूर घबरा रही है। देखिए मारिया, महंगाई के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं कि महंगाई बिल्कुल है, और या तो हुकूमत कह रही है कि महंगाई नहीं है तो हम कहेंगे हुकूमत देखें कितनी रिटाई के साथ कह रही है कि महंगाई नहीं है। मसला ये है कि आप इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में फर्क देखें। इंटरनेशनल मीडिया, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर गई है इंटरनेशनल मार्केट में, आप इंटरनेशनल मीडिया सारा उठा के देख लें, वो बात कर रहे थे कि क्यों ये ऊपर जा रही हैं, कब जाके रुकेंगी, कैसे रुकेंगी, और अगर ये यूक्रेन और रशिया का होगा तो इसके क्या इंपैक्ट होगा, वो इन चीजों पर बात कर रहे थे। और हम यहाँ पे क्या बैठ के बात कर रहे थे, इमरान खान ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। ये देखें इंटरनेशनल फैक्टर है महंगाई का। अगर आप अवाम को ये नहीं बताएंगे तो ये भी साफ बददियानती है कि आप अवाम को अगर ये नहीं बताएंगे कि भाई ये इंटरनेशनल चले महंगाई इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के कोई स्टेक्स ऐसा नहीं है सिस्टम में। उनको ये मसला नहीं है कि उन्होंने करप्शन लूट मार की है, वो इक़्तिदार से हटेंगे तो उनके ऊपर केसेस बन जाएंगे, उन्हें लंदन भागना होगा, उनके बच्चों ने आगे जो है यहाँ पे जायदादें बनाई हुई है, लूट मार की हुई है, उनके बच्चों ने यहाँ पर इक़्तिदार संभालना है, वो अपने बच्चों को आगे इक़्तिदार ट्रांसफर करना चाहते हैं, मुंतकिल करना चाहते हैं, उनके ये स्टेक्स नहीं है। उनको पता है कि मैं आज हुकूमत में, उन्होंने बड़े आराम से कहा था कि अगर मुझे अदम एतमाद ले मैं उधर जाके बैठ जाऊंगा अपोजिशन बेंचों पे, लेकिन ये ज़हन में रखना
कि फिर हुकूमत से निकल के मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस देख के 0.001% भी नहीं लग रहा कि उनकी हुकूमत जा रही है। ठीक है, इस वक्त अगर इमरान खान साहब पर एतमाद है, लेकिन ऑपोजिशन क्या पता क्रैश करती है, वो भी एक अलग क्वेश्चन है। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद बात करेंगे FATF के इजलास के हवाले से और वजीर आजम का जो दौरा रूस है जो आगे आगे आने वाले दिनों में होगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। FATF टास्क फोर्स के इजलास पेरिस में शुरू हो चुके हैं जो कि 4 मार्च तक जारी रहेंगे। अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का केस के हवाले से कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि इजलास के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का मामला भी जेर बहस आएगा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ईसा नकवी। ईसा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, कब तक पाकिस्तान का मामला जेर बहस आ सकता है। एंड सेकेंड, जो हम प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो इस तरह मैं चाहूंगी कि आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं मारिया के सवाल में कि इंडिया ने, जाहिर है जिस तरह मारिया ने कहा कि इंडिया ने खबर दी उनकी न्यूज एजेंसी ने कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, और साथ ही उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सहाफियों ने भी इस चीज को कैरी किया और उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है इमरान खान की वजह से, और साथ ही जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसकी वजह से, जो सहाफती आज़ादियां नहीं है उनकी वजह से, और साथ ही उन्होंने ये सारे जब कहा तो जरा थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दें कि अगर पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट की तरफ जाना है तो क्या प्रोसेस होगा, कितने इम्कानात हैं, नहीं है, ये सारी चीजें जरा बता दें। अच्छा, दो सेपरेट सवाल हैं और बड़ा उसके लिए तो वक्त चाहिए, लेकिन मैं आई ट्राई कि मैं जरा क्विकली सारे मामले पर आपको जवाब दे दूं। हमारे अच्छा इसमें ये है कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए सदीक और ये कहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा है और पाकिस्तान चला जाएगा, खासतौर पर पाकिस्तान में उनको पता ही नहीं है कि FATF है क्या, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग है, वो ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं है, वो कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ये तमाम मामलात होते हैं, अक़लियतों के हुकूक, इंसानी हुकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन उसका FATF के साथ ताल्लुक नहीं है। FATF आपके माली मामलात पर बात करती है। FATF जो है वो आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम, उसके कवानीन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें सजाएं देना, इस मामले को देखती है। वो काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पे बात करते हैं कि जो दहशत गर्द है उनकी माली मुआवनत ना हो, इसके लिए कवानीन मौजूद हो और मुल्क जो है FATF के बनाए गए ज़ाब्तों और उसूलों के ऊपर अमल दरामद कर रहा हो। तो पहली बात तो ये कि ये दो सेपरेट चीजें हैं। जिन चीजों का तज़किरा पाकिस्तान में सहाफ़ी कर रहे हैं उसका ताल्लुक GSP+ स्टेटस के साथ है, जो यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केटों तक पाकिस्तान को एक आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल और लेस टैक्स या टैक्स फ्री रसाई देता है, उसके लिए जो GSP+ स्टेटस है उसका ताल्लुक है। वो तकरीबन 26-27 जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज हैं जो पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं। अच्छा, ये तो हो गई दो सेपरेट चीजें। अच्छा, जो ग्रे लिस्ट का मामला है पाकिस्तान का, और ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डालने का एक प्रोसीजर है, इसको समझने की जरूरत है। जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है APG, जिसकी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो, और जो पाकिस्तान के साथ जो 27 नुकाती इनिशियली 2018 में और उसके बाद जो प्लान ऑफ एक्शन तय हुआ था उसके ऊपर अमल दरामद करना था पाकिस्तान ने। फिर जो FATF है वो 39 रुकनी एक बॉडी है, 37 ममालिक के पास उसमें वोटिंग राइट मौजूद है। इसका प्रोसेस ये होता है कि एक मुल्क को प्लान ऑफ एक्शन आपने दे दिया, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल गया था जून 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, उसके बाद एक प्लान ऑफ एक्शन पाकिस्तान को मिल गया। अब ये है कि हर पीरियडिकल रिव्यू होता है, साल में 3 मरतबा FATF का इजलास होता है, फरवरी के महीने में, जून के महीने में, फिर अक्टूबर के महीने में। जब लास्ट अक्टूबर में 2021 में इजलास हुआ 19 से 21 अक्टूबर, उसके बाद जो FATF के सेक्रेटेरिएट ने तफसील जारी की पाकिस्तान के हवाले से, वो बड़ी क्लियर थी। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान एक लार्जली कंप्लायंट मुल्क है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल कमिटमेंट के नतीजे में जो उस प्लान ऑफ एक्शन पाकिस्तान को दिया गया था उसमें 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद हो गया। एक नुकता है जो यहां पर UN के डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, और वो अदालत से जुड़ा हुआ मामला है, उसके प्रोसीजरल मामलात हैं, वो भी
भी आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उस पर कंप्लायंस का आगाज हो गया। फिर उससे पहले जो जून में पाकिस्तान को एक रिवाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन दिया गया था, उसमें भी फिर सिर्फ 2 नुकात रह गए थे। तो ये तो थी प्रोग्रेस अक्टूबर 2021 तक। अब हम बात कर रहे हैं फरवरी 2022 की, जब इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। उस प्रोपेगेंडे को बाय किया, पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने उसको बगैर सोचे समझे बाकायदा ANI, जो कि एक नोन जो EU डिसइंफो लैब का आप नेक्सस देखते हैं कि जो फेक न्यूज को जनरेट करके इंफॉर्मेशन लॉन्डर करके ANI के जरिए उसको ऑथेंटिसिटी दी जाती है, वो यहां पर लोगों ने दी। उसको ऐसे कोट किया कि जैसे ANI से ज्यादा कोई क्रेडिबल इदारा कोई नहीं है, और बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। ब्लैकलिस्ट में डालने का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो 39 ममालिक हैं, जो कि 39 एंटिटीज हैं जिनके पास फुल वोटिंग राइट मौजूद है, उसमें सबसे पहले तो कोई एक मुल्क कहेगा कि हम ये मोशन मूव करते हैं कि पाकिस्तान की कंप्लायंस नहीं है, पाकिस्तान ने FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। अब एक मुल्क सामने आ गया, उसने ये सामने ये एग्जिस्टिंग कंट्रीज ही जी उन्होंने एक मोशन पुट कर दिया। अब उस मोशन को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए चाहिए 15 वोट मिनिमम। 15 वोटों से कंसेंसस क्रिएट होगा, इत्तफाक राय। लेकिन बाकी अगर एब्सटेन भी कर जाए, 15 वोट आ जाए, पाकिस्तान को डाल दें, तो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन उस कंसेंसस को ब्रेक करने के लिए, यानी उस इत्तफाक राय को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को 3 वोट्स दरकार हैं जो पाकिस्तान के फेवर में बात करें और कहें कि नहीं, ये मोशन गलत है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना सियासी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और ये सियासत की जा रही है। अच्छा, अब वो जो ममालिक हैं उनमें सऊदी अरेबिया मौजूद है, उनमें तुर्की मौजूद है, उसमें मलेशिया मौजूद है, उसमें चाइना मौजूद है, उसमें रूस, जिसका दौरा हम अगले सेगमेंट में डिस्कस भी करेंगे, रूस का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा, रूस वहां पर मौजूद है। और हिस्टोरिकली 2018 के बाद से अगरचे ये बातें पब्लिक नहीं की जाती, बड़ा एक हसास सेंसिटिव मामला होता है FATF की तफसीलात, लेकिन जो हमारे जराए हैं वो हमें कंफर्म करते हैं कि इटली भी जो है वो इस दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। और इंटरनेशनली ये फोरम अपनी साख बरकरार नहीं रख सकता अगर टेक्निकल ग्राउंड्स के बगैर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाता है। इवन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा और वजीर खारजा इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लास्ट ब्रीफिंग में आसिम इफ्तिखार साहब ने यह कहा कि ओनली पॉलिटिक्स कैन कीप पाकिस्तान ऑन FATF's ग्रे लिस्ट, यानी कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट पे रहना भी जो है वो पाकिस्तान कह रहा है कि यह सियासत के नतीजे में है। जो इंडिया अलल ऐलान कहता है कि हमारी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर मौजूद है, और जो लोग इसमें इंडियन प्रोपेगेंडा को बाय करते हुए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की बात करते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान का गुज़श्ता 10 सालों में $38 अरब का कम से कम जो एक एस्टिमेट है, फिगर मौजूद है, $38 अरब का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बढ़ गई, पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके मसाइल आने लग गए, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स हैं। मेरे ख्याल है बिल्कुल आपने बड़ी तफसील के साथ ये बता दिया। एक क्वेश्चन मेरा इसी के हवाले से, फिर हम रूस वाले टॉपिक में मूव करते हैं। अभी आपने बात की ईसा सारी ब्लैक लिस्ट के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं ग्रे लिस्ट के हवाले से बात करूं तो वो क्या इस इजलास में मुमकिन है कि निकल सकता है, या अभी कोई और प्रोसीजर बाकी है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा? अच्छा, जैसे ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रोसेस है उसी तरीके से ग्रे लिस्ट से निकालने का प्रोसेस भी है। तो एक मुल्क होगा वो मोशन मूव करेगा कि पाकिस्तान, हमारे सामने ये चार्ट मौजूद है, पाकिस्तान की कंप्लायंस बेहतरीन है, छोटे मोटे मामलात रह गए हैं, तो पाकिस्तान को निकाल दें ग्रे लिस्ट से। पाकिस्तान अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराता रहे, फॉलोअप रिपोर्ट जो है कि पाकिस्तान ने बाकी काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया, उसके ऊपर भी मोशन पे उसी तरीके से वोटिंग होगी। 15 ममालिक पाकिस्तान को अगेंस्ट में 3 जाएंगे। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स है, मैं ऐसा चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट कर दें। 23 और 24 फरवरी को जो रूस का दौरा करने जा रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान साहब, कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा? आई थिंक ये शायद पाकिस्तान की जो हालिया सफारती तारीख है उसमें जितने भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक ओवरचर्स रहे हैं उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये बात यानी कि इट्स नॉट एन ओवर स्टेटमेंट, ये यानी कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूं कि ये विजिट, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। 74 साल 73 साल पाकिस्तान की जो सफारती तारीख है उसमें पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे या बुरे रखता हुआ आया है।
ये जो मौका है जिस वक्त यूक्रेन और रूस का तनाजा रूज पर है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक सफ आ रहा है रूस के खिलाफ। देखिए चीन का मामला मुख्तलिफ है, चीन का और पाकिस्तान का ताल्लुक, और उसमें कुछ चीजें हैं जो अमेरिका भी अगरचे उससे हजम नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ मामला हैं जिनको अंडरस्टैंड करता है। एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान के वजीर आजम का मॉस्को में मौजूद होना, इसके रिपरकशंस भी होंगे, इसके रेमिफिकेशंस भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आप अमेरिका के दबाव को मलहूज़े खातिर ना लाते हुए ये फैसला कर रहे हैं कि आपने रीजनल अप्रोच अपनानी है, आपने जो इलाकाई कुव्वतें हैं उनके साथ ओपन अप होना है, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। तो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव। एंड वन एग्जांपल जो मैं आपको दे दूं कि अमेरिका का इस वक्त व्यू पॉइंट उन ममालिक के बारे में जो कि इस वक्त जा रहे हैं रूस या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। अभी लास्ट वीक ट्यूसडे वेडनेसडे को जो ब्राजील के सदर हैं जायर बोल्सोनारो, वो गए थे, उनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब ब्राजील जो है वो अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई है, एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, 148 अरब डॉलर्स की उनकी अमेरिकन्स की वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, उनकी बड़ी बेहतरीन जो है वो रिलेशनशिप है। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके तर्जुमान नेड प्राइस और फिर जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है जेन साकी, आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें कि उन्होंने बाकायदा जिस तरह आप कह सकते हैं कि सफारती झड़की कहें आप, उनको रिब्यूक किया है, उनको रिबफ किया है जो बोल्सोनारो हैं उनके दौरे के हवाले से, और ये कहा है कि द टाइमिंग ऑफ द विजिट कुड नॉट बी वर्स, कि इससे बुरा वक्त हो ही नहीं सकता था कि आप वहां जाकर खड़े। और अमेरिका ने तो ये ऐलान कर दिया कि इस वक्त जो जाकर रूस खड़ा हो रहा है, मॉस्को खड़ा हो रहा है, वो ग्लोबल कम्युनिटी जिस मुकाम पर, जिस जगह पर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ी है वो उसके मुखालिफ खड़ा होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा विजिट है। लेकिन जब चाइना का दौरा हुआ और अब इसके बाद अनकरीब रूस का दौरा होने जा रहा है, इसी दौरान एक स्टेटमेंट भी आती है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। सो इस टाइम पर इस तरह की अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आना, ये भी आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को उस वक्त जरूरत महसूस हुई तो अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दी? लेकिन दो चीजें हुई थी। एक, जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजिंग में लैंड करना था 3 फरवरी को इसी महीने, उस वक्त जो है वो स्टेटमेंट आई और पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके फॉलो अप में आप देखें कि अब से तकरीबन 4-5 रोज पहले टॉम वेस्ट जो अमरीकी सदर के मशीर हैं, खुसूसी मशीर हैं अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक से बात करते हुए कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, हमने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। लेकिन देखें ये डिफरेंट है, ये जो दौरा है इसके हवाले से बहुत सारे लोग जब दौरा हो रहा था वज़ीर आज़म इमरान खान का, वो एक मल्टीलेटरल विजिट था, और यहाँ पर ये एक जरा डिफरेंट नौयत का विजिट है, और ये होता हुआ आपको नजर आएगा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो वफ्द है उसमें किसी को कोरोना वायरस नहीं डिटेक्ट होता तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे। यानी कि ये अब रूस का जब दौरा होगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, उस पर भी इंशाल्लाह तब हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, चलो सिर्फ कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।